Hello friends, this is the new series of videos covering chapters of class 10th science. इसमें हम कवर करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ एनसीईआरटी। एज सच एनसीईआरटी बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं, बट एनसीईआरटी इज़ द बेस। एनसीईआरटी के बाहर से कुछ नहीं आता। सो आई ऑलवेज सजेस्ट दैट एवरीवन शुड स्टडी एनसीईआरटी। इसके अलावा इस सीरीज़ में उन लोगों के लिए भी काफ़ी कुछ होगा जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनमें जो टॉपिक्स होते हैं वो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी से काफ़ी मिले जुले होते हैं। और पूरी एनसीईआरटी पढ़ने का हमारे पास टाइम नहीं होता है, सो वी जस्ट गो थ्रू स्मॉल वीडियोज़ और समथिंग लाइक दैट सो दैट हमें पता चल जाए कि एनसीईआरटी में है क्या। सो विल बिगिन विथ फर्स्ट चैप्टर। इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस बेसिकली होती क्या है। ओके, सो फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज़ दैट केमिकल चेंज जब भी होता है तो उसको केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ओके, whenever a chemical change occurs, we say that chemical reaction has taken place. This is one of the important things. ये इसमें कुछ ऐसे खास लगता नहीं है, बट जब एग्जाम में ये चीज़ आती है ना, देन वी गेट कन्फ्यूज्ड मेनी अ टाइम्स। ओके, सो यू डोंट हैव टू गेट कन्फ्यूज्ड। whenever a chemical change occurs, we say that chemical reaction has taken place. Next, you need to remember one thing. ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस है कि मैग्नीशियम रिबन को जब भी हम लोग बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, किस कलर की फ्लेम होती है और किस कलर का पाउडर जनरेट होता है। ओके, ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस है, लगभग हर दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा ही जाता है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर जीके एज वेल. So whenever you have to remember that whenever a magnesium ribbon is burned in presence of oxygen, dazzling white flame occurs and जो मैग्नीशियम रिबन होता है उसका एक वाइट पाउडर बन जाता है। ओके, दिस पाउडर इज नोन एज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको हमने बर्न किया तो मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, अब इसके अलावा यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट जब भी चार चीज़ों में से कोई भी एक होगी तो हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन हुआ है। फर्स्ट, चेंज इन स्टेट, ठीक है, लिक्विड सॉलिड गैस में इधर उधर कन्वर्ट हुआ है वो चीज़। सेकेंड, चेंज इन कलर, जब भी किसी चीज़ का कलर चेंज हो जाता है देन वी से दैट केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। जैसे रस्ट होती है तो जो लोहे का कलर चेंज हो जाता है, स्टेट तो नहीं बदलती पर लोहे का कलर बदल जाता है, सो वी से दैट केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। इवोल्यूशन ऑफ गैस, इफ़ यू हैव हर्ड अबाउट एफर्विसेंस, जब भी एफर्विसेंस होती है उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से छोटे छोटे बबल्स आते हैं। ओके, तो वो इवोल्यूशन ऑफ गैस या फिर पॉपअप साउंड के साथ हाइड्रोजन गैस बाहर आती है, तो ये चीज़ होती है। नेक्स्ट इज चेंज इन टेम्परेचर। ओके, विदाउट एनी रीज़न बस चेंज हो गया टेम्परेचर तो इसका मतलब पक्का केमिकल रिएक्शन हुआ है। ओके, नेक्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हमको ये पढ़ाया जाएगा कि केमिकल रिएक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है और केमिकल रिएक्शंस को बेसिकली दिखते कैसे हैं। ओके, अब इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है। इफ़ यू आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड या फिर 10th तक भी अगर आपने साइंस पढ़ी है देन यू नो दैट हाउ केमिकल रिएक्शंस आर रिटन। ओके, बट जब भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना वो वन वर्ड में आते हैं, एमसीक्यू में आते हैं, एमसीक्यू कंफ्यूज करते हैं कई बार, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द कॉन्सेप्ट। ओके, तो सिंपलेस्ट वे टू राइट एनी इक्वेशन, any kind of chemical reaction is word equation. As you can see, 1.1 is the word equation. Magnesium plus oxygen gives us magnesium oxide. Okay, जो लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं वो होते हैं रिएक्टेंट्स। ओके, और जो राइट हैंड साइड में एरो के बाद आता है वो होता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स आर द इनपुट और प्रोडक्ट जो होता है वो आउटपुट होता है। यू हैव टू रिमेंबर इट लाइक दैट। ओके, substances undergo chemical change are reactants and new substance that is formed is the product.
ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस, बहुत बार पूछा जाता है और इसको इनडायरेक्टली पूछा जाएगा एंड यू हैव टू रिमेंबर इट. ओके, नेक्स्ट, राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन. अब ये तो हुई वर्ड इक्वेशन. इसके अलावा जब हम केमिकल इक्वेशन की बात करते हैं तो केमिकल इक्वेशन एक इम्पॉर्टेंट थिंग होती है, क्योंकि हम बार बार तो मैग्नीशियम, ऑक्सीजन ऐसे बड़ा बड़ा नहीं लिख सकते. तो वी यूज़ द शॉर्ट फॉर्म्स. शॉर्ट फॉर्म्स पीरियोडिक टेबल में आपको शॉर्ट फॉर्म्स का थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा ही होगा. नहीं है तो बेसिक 20 तक तो एटलीस्ट यू शुड रिमेंबर. और अगर आप 10th के लिए पढ़ रहे हैं तो 36 तक यू मस्ट रिमेंबर. ओके, ऐसा कोई डायरेक्टली नहीं पूछेगा, बट कई बार 1 मार्क्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दे जाता है वो, अगर डायरेक्टली आ गया तो. हाँ, अगर डायरेक्टली आ गया तो 1 मार्क्स अगर तुमको आता है तो तुम कर दोगे और 1 मार्क्स तुमको मिल जाएगा. 36 तक 36 तक तो मैंडेटरी होता ही है कि याद करना ही चाहिए, बट इट इज़ नो रूल. ओके, देयर इज़ नो रूल एज सच. 20 तक भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं. ओके, सो केमिकल इक्वेशन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड. उसी इक्वेशन को लिखा है, बस सिंबल्स को यूज़ करके लिखा है. ओके, इन इक्वेशन 1.2 as you can see, a chemical equation represents a chemical reaction. Okay, अब कई बार ऐसा होता है 1 मार्क्स में ये भी पूछ लेते हैं what a chemical reaction represents. अब no one can ever imagine कि इसका आंसर chemical reaction होगा. मतलब ठीक है, आप इस तरह से नहीं सोच सकते हो कि इसका आंसर ऐसा होगा. यू एग्जामिनेशन का जो प्रेशर होता है ना, उसमें इस तरह की चीज़ें याद नहीं आती. बाकी इन नॉर्मली तो आपको पता ही है कि केमिकल इक्वेशन क्या दिखाएगी, एक केमिकल रिएक्शन दिखाएगी. ओके, अब ये जो लिखा हुआ है 1.2 में, इसमें अभी क्या नहीं कर रखा है, इसको इन लोगों ने क्या बैलेंस नहीं कर रखा है. बैलेंस मतलब जो वेट होता है, जो मास होता है, उसको बैलेंस करना पड़ता है. जब भी आप केमिकल इक्वेशन लिखते हो तो आपको सब कुछ बैलेंस करना पड़ता है, पर इसमें अभी कुछ भी बैलेंस नहीं है. इसलिए इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन. ओके, अनबैलेंस्ड इक्वेशन जो लिखते हैं just with using the symbols of the reactants and the product, जब ऐसे लिखते हैं without balancing it, वो होती है skeletal chemical equation. Next you have to understand law of conservation of mass. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कुछ नहीं है, जैसा नाम से पता चल रहा है, एक लॉ होता है. उस हिसाब से क्या होता है, जब भी आपने रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करवाया तो जो प्रोडक्ट आएगा उसके मास में कुछ डिफरेंस नहीं आएगा. मतलब मास उड़ नहीं जाएगा या फिर वो जो बीकर है या फिर जो भी मतलब जिसमें भी आप वो केमिकल रिएक्शन कर रहे हो वो खा नहीं जाएगा. जो मास आपने डाला, जो रिएक्शन आपने करवाई, उतना को उतना मास जो आपकी प्रोडक्ट है उसमें भी अवेलेबल होगा. मतलब एक केमिकल इक्वेशन में दोनों तरफ अच्छी तरह से हर कीमत पर जो मास होता है ना, उसका जो मास है वो बैलेंस होना ही चाहिए. This is law of conservation of mass, that whatever is the mass of reactants is neither get destroyed nor it is created in the chemical reaction. Okay, so it is same as the mass of the product. It does not change. ये आपको हमेशा याद रखना है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ. ओके, total mass always remains the same. In other words, you can even say that number of atoms जो होते हैं हर एक एलिमेंट के, वो केमिकल रिएक्शन के दौरान ना क्रिएट होते हैं ना डिस्ट्रॉय होते हैं. रिएक्टेंट्स में जितने एटम्स हैं उतने के उतने प्रोडक्ट में भी अवेलेबल होंगे. ओके, नाउ कम्स एक अलग इन्होंने शुरू कर दी है एक वर्ड इक्वेशन in your book. Zinc plus sulfuric acid gives us zinc sulfate plus hydrogen. तो ये एक अलग टाइप की इक्वेशन हो गई. इसमें भी वर्ड इक्वेशन बनाई, उसको फिर इन लोगों ने बैलेंस करके बताया. तो ये चीज़ें तुमको आनी चाहिए. ओके, एज सच इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर 10th क्लास. 10th क्लास के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. और ये तो ठीक है, बैलेंस करना तो यू कैन काउंट द नंबर ऑफ एटम्स एंड यू कैन जस्ट बैलेंस इट. ओके, दिस इज़ अ वेरी इजी थिंग, बट यू हैव टू रिमेंबर दैट
जब भी मास होता है, जो भी मास होता है वो कभी भी क्रिएट नहीं होता है, जब कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। ओके, जब भी दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स बराबर हो जाते हैं, देन वी से दैट द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। सिर्फ तभी हम कहेंगे कि वो बैलेंस्ड है। बाकी अगर वो ठीक है इधर भी नाम लिख दिए ये नहीं देखा कि बराबर है कि नहीं है एटम्स वगैरह, तो फिर वो स्केलेटल हो जाएगी, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, या फिर हो जाएगा अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, अब इन योर बुक अ कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इज गिवन। ओके, किस तरह से आप उसको एक एक करके स्टेप 1 टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, फर्स्ट ड्रॉ द बॉक्सेस अराउंड ईच, do not change anything inside the box while balancing the equation. ओके, अब ये बॉक्सेस बना तो ठीक है, वो तो आप मन में भी बना सकते हो, ये तो समझाने के लिए बना रखे हैं। ठीक है, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन 1.5। ठीक है, अब वो पूरा आप बना लीजिए, फिर देख लीजिए कि यहाँ पे 1 फेरस यानी आयरन 1 है, 3 है। ओके, then it is often convenient to start balancing with a compound that contains the maximum number of atoms. It may be a reactant or a product. In that compound, select the element which has the maximum number of atoms. Using this criteria, we select Fe3O4 and the element oxygen in it. There are 4 oxygen atoms present on the RHS and only 1 on the LHS. अब LHS पे सिर्फ एक है तो उसको 4 बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम कम नहीं कर सकते, बढ़ा सकते हैं। जहाँ नहीं है वहाँ पर उसको और दे सकते हैं, लेकिन जहाँ पर ज़रूरी है उससे ले नहीं सकते। O4 जो है, O बेस में 4, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो उसको हम हटा नहीं सकते, 4 को हम चेंज नहीं कर सकते, वरना वो जो कंपाउंड है वही बदल जाएगा, तो वो चीज़ हमको नहीं करनी है। ओके, then to equalize the number of atoms, it must be remembered we cannot alter the formula of the compounds or elements involved in the reaction. ओके, मतलब नीचे वाले को नहीं बदल सकते, हम ऊपर मल्टीप्लाई ज़रूर कर सकते हैं। जैसे इन लोगों ने 1.6 में 4 मल्टीप्लाई किया H2O पे, क्योंकि O का 4 जो प्रोडक्ट में है उसे हटाया नहीं जा सकता, उस 4 को नहीं हटाया जा सकता। और इधर हम कहीं से भी O नहीं ला सकते, O लाने के लिए हमको 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा H2O को। मतलब अगर 1 पार्ट ऑफ Fe ले रहे हैं तो 4 पार्ट्स ऑफ H2O लेंगे, तब हमें ये चीज़ मिलेगी। ओके, नेक्स्ट स्टेप इज Fe and H atoms are still not balanced. Pick any of these elements and proceed further. Let us balance hydrogen atoms in partly balanced equation. इसके बाद में हम हाइड्रोजन के एलिमेंट्स को करेंगे। अब हमको पता चल रहा है कि हाइड्रोजन जो है वो, अब देखो जब O को सेटल कर दिया तो O को टच नहीं करना है। ठीक है, O को सेटल कर दिया तो O को टच नहीं करना है, आगे बढ़ना है। फिर दूसरी साइड में जाके जहाँ पे H खाली है ना, उसको साफ करो, ये चलेगा। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप यू हैव टू एग्जामिन द अबव इक्वेशन एंड पिक अप द थर्ड एलिमेंट। जो भी अब बच गया है उसको पकड़ो और उसको भी बैलेंस कर दो दोनों तरफ। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग आसानी से बैलेंसिंग कर सकते हो। ओके, बैलेंसिंग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर 10th एंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इतना नहीं आता है, इतना नहीं पूछा जाता है। ओके, बट यू शुड नो हाउ वी डू इट। ओके, क्योंकि हमको रिस्क नहीं लेना है। देन फाइनली टू चेक द करेक्टनेस of the balanced equation, we count atoms of each element on both the sides. दोनों तरफ जितने एटम्स हैं एक एक के आप लोग काउंट कर लो, और वो आपको लगे, आप समझ जाओगे कि जो जैसे अगर Fe के 3 एलिमेंट्स है प्रोडक्ट में, तो इधर भी हमने 3 लगा दिए हैं। ठीक है, अब अगर आप काउंट करोगे तो तीनों सब बराबर हो जाएगा। सो नाउ यू कैन से दैट माई इक्वेशन इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। ओके, अभी जो मेथड हमने करा इस तरह की बैलेंसिंग को बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। एज वी मेक ट्रायल्स टू बैलेंस द इक्वेशन बाय यूजिंग स्मॉलेस्ट होल नंबर कोएफिशिएंट। ठीक है, तो ये एक हिट एंड ट्रायल मेथड है, और ऑब्वियसली हिट एंड ट्रायल मेथड है तो टाइम तो लेगा ही लेगा। आपका लक अच्छा हुआ तो फर्स्ट ट्राई में अच्छा हो जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो लास्ट तक भी आप सोल्यूशन पे नहीं पहुंच पाओगे, कुछ भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट वी कम राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट्स। अब जैसे क्या होता है
जैसे कि हमने शुरू में पढ़ा, चेंज ऑफ स्टेट अगर होगा तो वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है. ओके, टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स आर मेंशन्ड along with their chemical formulas. Gaseous, liquid and aqueous and solid states. 4 types of states are there: gaseous, liquid, aqueous and solid. तो ये चारों से आप अच्छी तरह से familiar हैं. इसके symbols G, L, A, Q and S. ओके, ये चारों आपको learn करने हैं और आने चाहिए. ओके, the word aqueous is written in if the reactant or the product is present as a solution in water. Aqueous जब भी वाटर का सोल्यूशन हम यूज़ करेंगे तो एक्वस आएगा, और जब हम वाटर का नहीं किसी और का जो सोल्यूशन है वो मिक्स करेंगे तो उसमें वर्ड लगेगा लिक्विड. ठीक है, यही फ़र्क है लिक्विड और एक्वस में, और कोई डिफरेंस नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट, फिजिकल स्टेट आर नॉट इंक्लूडेड इन केमिकल रिएक्शन अनलेस इट इज़ नेसेसरी टू स्पेसिफाई दैट. जब तक बेहद ज़रूरी ना हो तब तक हम केमिकल रिएक्शन के आगे नहीं लिखेंगे कि केमिकल रिएक्शन में ये मेंशन नहीं करेंगे कि फिजिकल स्टेट क्या क्या है. फिर रिएक्शन कंडीशंस भी लिख दी जाती है. कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट होता है कि जैसे कोई भी रिएक्शन है उसको, जैसे वो टाइम भी ले सकता है, वो टाइम नहीं भी ले सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, तो उसको थोड़ा सा फास्ट करवाने के लिए कैटलिस्ट का यूज़ किया जाता है. कैटलिस्ट एक पैसिव एजेंट होता है जो रिएक्शन में एक एक्टिव रोल प्ले नहीं करता है, वो बस स्टिमुलेट करता है ताकि जो रिएक्शन है वो फटाफट हो जाए. उसको डालने नहीं डालने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. ओके, मतलब प्रोडक्ट नहीं बदल जाएगा, रिएक्टेंट नहीं बदल जाएंगे, बस वो एक स्टिमुलेटर है जो फटाफट करवा देता है कोई भी केमिकल रिएक्शन को. ओके, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. ठीक है, ये सारी इक्वेशन है, यू मस्ट नो दिस. लाइक यू कैन सी इन 1.11 340 ATM. ATM इन द सेंस यू विल सी, इसका मतलब होता है, ATM का मतलब होता है इस प्रेशर पे जा कर के जो है इस प्रेशर पे इसको रिएक्ट करवाया तो हमको ये चीज़ मिली. ओके, देन इन 1.12 यू कैन सी सनलाइट एंड क्लोरोफिल. अब ये वाली जो इक्वेशन है ना, ये उसकी इक्वेशन है. इफ़ यू हैव हर्ड अबाउट दैट द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर फूड, है ना, तो उसकी इक्वेशन है ये. और ये इक्वेशन एज सच बहुत ही फेमस है. ये इक्वेशन यू कैन जस्ट रिमेंबर इट. ओके, फोटोसिंथेसिस जिसको हम बोलते हैं उसकी इक्वेशन है ये. 6 CO2 aqueous plus 12 H2O liquid under sunlight and chlorophyll changes to C6H12O6 aqueous, that is glucose compound. इस compound का नाम glucose है, plus 6O2 aqueous plus 6H2O liquid. तो ये फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है, ये काफ़ी फेमस इक्वेशन है. ओके, और ये आप क्लोरोफिल और सनलाइट को देखते ही पहचान जाएंगे कि ओके ये फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है. पर कई बार इन दोनों को छुपा के पूछा जाता है कि यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो यू शुड रिमेंबर इट. ओके, नेक्स्ट 1.2 types of chemical reaction. In the next video we will start with this topic. If you like the video, please like the channel. We'll meet in the next video. Till then, take care and bye-bye.